Hello dear students and welcome back to my channel. So this is the part 2 explanation of theory and practices of GST answers. In my previous video I have explained 1 to 5 most important long answers. In this video I'll explain 6 to 10 long answers. So with a lot of hard work I have prepared a PDF. If you want the full PDF of question answers that cover 10 long most important targeted questions with answers and also all the short important question and answers, then contact me on my Telegram channel where you can pay rupees 30 and send me the screenshot and get the full PDF. Let's all support hard work. Now let's begin this video. Question number 6, timeline and mode of payment of GST. तो जीएसटी के अंडर जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस आते हैं उन सभी को कलेक्ट करना होता है टैक्स, जो भी सेल्स उनके बिजनेस में होते हैं उसके ऊपर, और डिपॉजिट कराना होता है गवर्नमेंट में। इस टैक्स को हर महीने वक्त पर भरना ज़रूरी है। जो भी अमाउंट कस्टमर्स से जीएसटी के नाम पर कलेक्ट किया जाता है ये ज़रूरी है कि हम उसे ऑनलाइन पे करें यूज़ करके जीएसटी पोर्टल। अब इस जीएसटी की पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स यूज़ करके की जा सकती है, या फिर हम नेफ्ट भी भर सकते हैं बैंक से। एंड द मोस्ट कॉमन इज़ यूपीआई दीज डेज। सो जीएसटी की पेमेंट के साथ ज़रूरी है कि बिजनेसेस फाइल करें जीएसटी रिटर्न्स को भी रेगुलरली। अब जीएसटी रिटर्न्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें डिटेल्स होते हैं कि बिजनेस में कितने सेल्स हुए हैं, कितनी चीज़ों को ख़रीदा गया है, परचेसेस हुए हैं, और कितना टैक्स पे किया गया है अब तक, और कितना टैक्स कलेक्ट किया गया था। जो मेन रिटर्न्स भरने होते हैं वो है GSTR1, GSTR3B एक्सेट्रा, जिन्हें हर मंथ फाइल करना ज़रूरी है या फिर हर 15 दिन यानी कि क्वार्टर। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है बिजनेस के साइज़ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है जो कि कलेक्ट करता है जीएसटी अपने कस्टमर्स से अप्रैल के महीने में, तो इस बिजनेस को चाहिए कि ये जीएसटी एंड जीएसटी फाइल रिटर्न्स को भर दे 20 मई तक ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल करके। इम्पॉर्टेंस, पहला ये कि जब हम टाइम पर भर देते हैं जीएसटी को तब इससे ना तो कोई फ़ाइन या फिर पनिशमेंट लगेगा और ना ही इंटरेस्ट। सेकेंड ये कि जो हमारा बिजनेस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ ही चलता है। इट मीन्स बिजनेस इज कंप्लायंट विद द टैक्स लॉज। थर्ड इज प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं। फोर्थ इज एक अच्छी रेपुटेशन बनी रहती है और ट्रस्ट भी डेवलप होता है कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ। फिफ्थ ये कि स्मूथली गुड्स का सेल होते रहता है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं आती। तो इन शॉर्ट जीएसटी और जीएसटी फाइल रिटर्न्स को सही टाइम पर और सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक जिम्मेदार और प्रॉपर लॉफुल बिजनेस बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये टॉपिक बात करता है, फोकस करता है कि किस तरह इनवॉइसेस यानी कि बिल्स को बनाया जाए और किस तरह रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या वो इंटरस्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है, स्पेशली तब जब सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं। तो इंट्रा सर्विसेज का मतलब है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है और जो सर्विस रिसीवर होता है वो दोनों ही सेम स्टेट से है। तब जो इनवॉइस होता है, बिल होता है, उसमें CGST और SGST दिखाया जाना चाहिए, सेपरेटली इसकी एंट्री भी की जानी चाहिए। और जो इंटरस्टेट सर्विसेज होते हैं उसमें प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों ही अलग अलग स्टेट से होते हैं, तब आपको इनवॉइस में सिर्फ IGST टैक्स चार्ज दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक डिज़ाइनर है बेंगलुरु के जो कि अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को जो कि बेंगलुरु में ही है। अब जो इनवॉइस बिल बनाया जाएगा उसमें CGST और SGST टैक्स को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट GST और स्टेट गवर्नमेंट GST। लेकिन अगर वो क्लाइंट बेंगलुरु में नहीं होता बल्कि हैदराबाद या फिर कोई और स्टेट में होता तब सिर्फ IGST टैक्स चार्ज लगता। अब इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो मदद मिलती है कि प्रॉपर बिलिंग की जा सके और एक क्लैरिटी होती है, एक क्लियर थॉट होता है टैक्सेस को लेकर। सेकेंड ये कि इससे GST रिटर्न फाइलिंग एक्यूरेट हो जाती है, यानी कि सही हो जाती है। इससे जो ITC क्लेम्स होते हैं यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होती, यानी कि टैक्स कम करवाया जा सकता है बिना कोई मिस्टेक के उन गुड्स पर जो कि बिजनेस ने ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को भी सही रखता है ऑडिटिंग के लिए,
यानी कि जब गवर्नमेंट से चेकिंग होती है आपके रिकॉर्ड्स की, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट्स और बिजनेस के बीच, क्योंकि जितने भी बिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो इन शॉर्ट जब हम करेक्टली क्लासिफाई करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं सर्विसेज को, जैसे इंटर और इंट्रा स्टेट, और प्रॉपर बिल्स एंड इनवॉइसेस को बनाते हैं जो कि ज़रूरी है उस बिज़नेस के लिए जो कि जीएसटी के अंदर आता है, ताकि उस बिज़नेस से रिलेटेड ऑपरेशन स्मूथली फंक्शन कर सके, जैसे सेल ऑफ गुड्स, और लीगल कंप्लायंस भी हो, यानी कि लीगली टैक्स के लॉज को फॉलो करते हुए बिजनेस चले। क्वेश्चन नंबर 8, कैंसलेशन ऑफ सर्विसेज। ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि किस तरह हैंडल करे जीएसटी को अगर एक सर्विस को कैंसिल कर दिया गया है बिलिंग करने के बाद, या फिर कंप्लीटेड या फिर डिलीवर्ड होने से पहले। तो ये ज़रूरी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इमीडिएट एक्शंस यानी कि स्टेप्स ले, ताकि वो एडजस्ट कर पाए टैक्स को। तो सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए कि वो एक क्रेडिट नोट इशू करे ताकि वो पहले के बिल यानी कि इनवॉइस को कैंसिल कर दे। अगर इस बीच कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया गया था यानी कि टैक्स को कम करवाया गया था उस बिल या फिर इनवॉइस पर, उसे भी रिवर्स कर दिया जाए यानी कि रिटर्न कर दिया जाए, और उन चेंजेस के बारे में भी मंथली अपडेट कर दिया जाए जीएसटी रिटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने बुक किया है इवेंट सर्विस एक सेमिनार के लिए और उन्हें एक इनवॉइस भी मिली है जीएसटी के साथ, बाद में वो लोग कैंसिल कर देते हैं इवेंट को। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कैंसिल कर देता है इनवॉइस को एक क्रेडिट नोट के साथ और एडजस्ट कर देता है जीएसटी को रिटर्न्स में। अब कैंसिलेशन ऑफ सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, ये प्रिवेंट करता है एरर्स को जो कि जीएसटी रिकॉर्ड्स में लिखे जाएंगे। सेकेंड ये कि ये ज़्यादा पेमेंट को अवॉइड करता है और रॉन्ग आईटीसी जो क्लेम्स लोग ले लेते हैं उसे भी अवॉइड करता है। थर्ड ये कि ये मेंटेन करता है सही फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। फोर्थ ये कि ये रिड्यूस करता है यानी कि कम करता है चांसेस ऑडिट में कुछ इश्यूज आए उसके, यानी कि जब चेकिंग होती है सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की तब उसके लिए। फिफ्थ कि ये इंश्योर करता है कि जो भी हम फाइल रिटर्न करते हैं वो सही हो, एक्यूरेट हो। सो कैंसलेशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मेंटेन कर पाएँ सही टैक्स रिपोर्ट्स और अवॉइड करें कोई भी लीगल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9, डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जीएसटी के अंडर डीम्ड सप्लाई का मतलब है ऐसी सिचुएशंस जहां पर कोई भी पेमेंट नहीं की गई लेकिन फिर भी जो ट्रांजैक्शन है वो टैक्सेबल है, यानी कि उस पर टैक्स चार्ज किया जा सकता है। ये स्पेशल केसेस होते हैं जिन्हें लिस्ट किया जाता है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो डीम्ड सप्लाई में गुड्स और सर्विसेज को अगर फ्री में भी दे दिया जाए तब भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। ये फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस पर होता है। फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि जिस दाम पर गुड्स को बेचा जाता है किसी भी मार्केट में, कस्टमर और सेलर के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता, वो चुका कर ले लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। नंबर 1, जब फ्री सैंपल्स दिए जाए कस्टमर्स को। नंबर 2, जब 2 ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में होते हैं और उनके बीच ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांसफर्स होते हैं। थर्ड इज जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट्स देते हो, हद से ज़्यादा बड़े गिफ्ट्स जैसे कि गाड़ी, बंगला एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है फ्री एनुअल सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन देती है अगर कोई परचेज करे हार्डवेयर, जबकि इस सब्सक्रिप्शन का तो कोई प्राइस ही चार्ज नहीं किया गया लेकिन फिर भी इसके ऊपर जीएसटी लगता है बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। इम्पॉर्टेंस, नंबर 1, ये इंश्योर करता है कि जितनी भी टैक्सेबल एक्टिविटीज़ है यानी कि जिस पर भी टैक्स चार्ज किया जाए वो सारी एक्टिविटीज़ को कवर किया जाए। सेकेंड इज़ ये रोकता है बिजनेसेस को अवॉइड करने से टैक्स जो कि वो करने की कोशिश करते हैं फ्री सप्लाईज का इस्तेमाल करके। थर्ड इज़ कि ये प्रमोट करता है फेयर टैक्स प्रैक्टिसेस। फोर्थ इज़ ये मदद करता है गवर्नमेंट की ताकि वो कलेक्ट कर पाएँ प्रॉपर इनकम। फिफ्थ इज़ कि मेंटेन करता है ट्रांसपेरेंसी जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और मेक श्योर करता है कि हर चीज़ लीगल तरीके से हो। तो जो डीम्ड सप्लाई रूल्स है वो मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फ्री भी हो उस पर भी प्रॉपरली टैक्स लगाया जाए ताकि गवर्नमेंट की कोई भी इनकम यानी रेवेन्यू का कोई भी लॉस ना हो और एक फेयर कंपटीशन बना रहे मार्केट में।
Question number 10. This is the last question. Exemption of GST. Exemption का मतलब है freedom, आज़ादी पे करने से taxes, goods and services के ऊपर under GST. जो गवर्नमेंट होती है वो प्रोवाइड करती है ऐसे exemptions ताकि जो ज़रूरी goods and services है उन्हें लोग अफोर्ड कर पाएँ. अब जो भी सप्लायर्स ऑफ गुड्स है जो कि एग्जेम्प्टेड आइटम्स को बेचते हैं वो अपने बिल्स और इनवॉइसेस पर जीएसटी चार्ज नहीं करते और वो क्लेम भी नहीं कर सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई भी खरीदारी के लिए जो कि उन एग्जेम्प्टेड गुड्स या फिर सर्विसेज को बनाने के लिए किए जाए. सम कॉमनली एग्जेम्प्टेड आइटम्स इंक्लूड कुछ ऐसे आइटम्स जिन पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा. नंबर 1, अनपैक्ड फूड आइटम्स यानी कि ऐसे आइटम्स जिन्हें पैक नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स. सेकेंड इज एजुकेशनल सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस. थर्ड इज हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स. फोर्थ इज चैरिटेबल एक्टिविटीज यानी कि दान दक्षिणा. फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल चार्ज नहीं करता जीएसटी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर. एक स्कूल जो है वो जीएसटी चार्ज नहीं करता उसकी ट्यूशन फीस पर. ये सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं यानी कि इन पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता और ये लोगों की मदद करते हैं पैसे बचाने में. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? नंबर 1, ये जो ज़रूरी आइटम्स होते हैं उन्हें अफोर्डेबल रखता है यानी कि लोग खरीद पाते हैं. सेकेंड ये कि ये बोझ कम करता है आम आदमी पे से. थर्ड इज़ ये मदद करता है नॉन प्रॉफिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की. फोर्थ इज़ ये प्रमोट करता है सोशल इक्वालिटी यानी कि सबको एक समान मानता है. फिफ्थ इज़ ये मेक श्योर करता है कि जो टैक्स सिस्टम है वो फेयर रहे और सबके काम आए. सो कंक्लूजन यानी कि एंड. सो जितने भी जीएसटी के एग्जेम्पशंस लगाए जाते हैं वो सब पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जितने भी सर्विसेज होते हैं वो आम आदमी की पहुंच में आए यानी कि सबको मिले ये सर्विसेज. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.